Dear students, welcome to the today e-lecture of CBMR Consumer Behavior and Market Research in its third Consumer as an Individual lecture number 18. In lecture number 18, we will discuss communication and consumer behavior. Before understanding role of communication in consumer behavior, we have to understand what is the meaning and definition of कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन है वो बेसिकली लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है टू शेयर. हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ओपिनियन है, आइडिया है, तो वो हम दूसरे पर्सन के साथ शेयर करते हैं, जिससे कि हम दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो कॉमन हो जाती है. तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं. बेसिकली कम्युनिकेशन में एक्सचेंज होता है इन्फॉर्मेशन का, थॉट्स का, मैसेज का. किसके थ्रू? स्पीच के थ्रू, विजुअल्स के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू, राइटिंग के थ्रू या फिर बिहेवियर के थ्रू. तो कम्युनिकेशन है वो यूनिक टूल है जो कि मार्केटर्स यूज करते हैं. कंपनी के पास प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस है, कंपनी ने उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, लेकिन जब तक कंपनी कम्युनिकेशन नहीं करेगी, कस्टमर्स को अवेयर नहीं हो पाएगा कि कंपनी है क्या प्रोडक्ट्स बना रही है, उसके क्या फीचर्स हैं, कहाँ से वो अवेलेबल है और किस प्राइस पर वो अवेलेबल है. तो जो मार्केटिंग कंपनी है वो कम्युनिकेशन करती है, उसके पीछे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं. परचेज करवाने के लिए, डोनेशन कराने के लिए, रिटेल स्टोर पर पैट्रोनाइज यानी पहुंच बनाने के लिए कम्युनिकेशन किया जा सकता है. तो कम्युनिकेशन है उसके कई फॉर्म्स हो सकते हैं. वो वर्बल भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, और या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन का मॉडल या कम्युनिकेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे. कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है, उसके पास मैसेज होगा, वो उस मैसेज की एनकोडिंग करता है, उसको चैनल मीडियम के थ्रू रिसीवर को भेजता है, रिसीवर उस मैसेज की डिकोडिंग करता है, उसके बाद फीडबैक देता है सेंडर को. तो इसे हम कम्युनिकेशन का मॉडल बोलते हैं. तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? सबसे पहले सोर्स. तो जो मैसेज को इनिशिएट करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्पॉन्सर है, सबसे पहले उसके पास मैसेज होना चाहिए और उसे पता होना चाहिए कि वो उस मैसेज में क्या कम्युनिकेट करना चाहता है, और वो फिर उस मैसेज को टारगेट ऑडियंस को एनकोड करेगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वोडाफोन है, वो ये कम्युनिकेट करना चाहती थी कि हमारे नेटवर्क हर जगह पर अवेलेबल है. तो उन्होंने एक छोटे बच्चे को डॉग के साथ लेकर मैसेज को क्या किया, एनकोड किया. तो ये मैसेज की क्या हो गई, एनकोडिंग हो गई. उसके बाद जो सेंडर है वो मैसेज की एनकोडिंग करने के लिए वर्ड्स का यूज़ कर सकता है, पिक्चर्स का यूज़ कर सकता है, किसी सिंबल का यूज़ कर सकता है, स्पोक्स पर्सन का यूज़ कर सकता है. इसके बाद उसे चैनल है, उस चैनल से टाइम को बाय करना पड़ेगा, मीडिया को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस पर वो अपना मैसेज को एडवर्टाइज या ब्रॉडकास्ट करना चाहता है. तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि सेंडर है वो कम्युनिकेशन का इनिशिएटर होता है. तो जो सेंडर है वो कम्युनिकेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सोर्सेज के थ्रू कर सकता है. फॉर्मल जो सोर्स है इज़ लाइकली टू रिप्रेजेंट आइदर फॉर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो जो फॉर्मल सोर्स है वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकती हैं और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं. इनफॉर्मल सोर्स में बेसिकली पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जो कि हमें प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन या एडवाइस देते हैं. इसे हम वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं. तो जो इनफॉर्मल सोर्स के थ्रू कम्युनिकेशन होता है वो ज़्यादा परसुएसिव होता है बजाय फॉर्मल सोर्सेज के, क्योंकि सेंडर को इनफॉर्मल सोर्स में जो सेंडर है उसके लिए कोई भी गेन नहीं होता है कि वो मैसेज की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जबकि फॉर्मल सोर्स में जो ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट कर रही है तो उसके पीछे उसका ऑब्जेक्टिव होता है. रिसीवर है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन का वो टारगेट प्रोस्पेक्ट या कस्टमर होता है जिसको कंपनी चाहती है कि वो उसके प्रोडक्ट्स को क्या करे, परचेज करे. तो बेसिकली दो टाइप के ऑडियंसेज हो सकते हैं, इंटरमीडिएटरी ऑडियंस और अनइंटेंडेड ऑडियंस. तो इंटरमीडिएटरी ऑडियंस में होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स होते हैं और इनके लिए कंपनी ट्रेड एडवर्टाइजमेंट करती है जिससे कि होलसेलर, रिटेलर्स उस कंपनी के प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक रखें और कंपनी को ऑर्डर दें. जबकि अनइंटेंडेड ऑडियंसेज हर कोई होता है जो कि उस मैसेज से एक्सपोज हो रहा है, चाहे वो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को परचेज करे या नहीं करे. कोई मैटर नहीं करता कि ऑडियंस का साइज कितना लार्ज है. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल रिसीवर. कंपनी हर किसी को इंडिविजुअली करती है. न्यूज़पेपर में कोई ऐड आ रही है तो हर किसी के पास इंडिविजुअली आ रही है, टेलीविज़न में कोई ऐड आ रही है तो हर किसी के पास इंडिविजुअली
आ रही है। तो जो टारगेट ऑडियंस है या रिसीवर है, जब उसको मैसेज मिल जाएगा तो वो उस मैसेज को डिकोड करेगा, और ये जो डिकोडिंग है उसके एक्सपीरियंसेस और अंडरस्टैंडिंग लेवल पर होगी। तो ट्रस्ट लेवल ऑफ ईच कस्टमर डिस्प्ले टुवर्ड्स द मैसेज दे रिसीव फ्रॉम द सेंडर। तो उनका जो एक्सपीरियंस होता है उसके बेस पर वो उस मैसेज के जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसे कंप्रीहेंशन करते हैं, और फिर उसके बेस पर डिसीजन लेते हैं कि उन्हें आगे क्या फीडबैक देना है। तो कंपनी कस्टमर्स हैं वो बेसिकली प्रिंट एडवर्टाइजमेंट को है वो ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं जितनी कि वो टेलीविज़न कमर्शियल्स को देते हैं, क्योंकि जो प्रिंट एडवर्टाइजमेंट है उसमें बेसिकली रिटर्न वर्ड्स होते हैं, जबकि जो टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट है उसमें ऑडियो विजुअल्स इफेक्ट्स होते हैं जिनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। दूसरा क्या होता है कि कई बार जो साइकोलॉजिकल नॉइस है वो भी मैसेज रिसेप्शन में बैरियर आ जाता है। वो अपन आगे पढ़ेंगे कि नॉइज़ का क्या मतलब होता है। बेसिकली नॉइज़ का मतलब होता है कि सेंडर ने जो मैसेज दिया अगर रिसीवर उसको एज इट इज़ रिसीव नहीं कर पा रहा है तो बीच में जो बैरियर्स आ जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉइज़ बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमने सेंडर पढ़ लिया, एनकोडिंग पढ़ लिया, रिसीवर पढ़ लिया, डिकोडिंग पढ़ लिया, लेकिन सेंडर से रिसीवर के पास जो मैसेज जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियम या कम्युनिकेशन चैनल्स बोलते हैं। तो ये इंटरपर्सनल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन जैसे कि फेस टू फेस, टेलीफोनिक या बाई मेल, और ये इम्पर्सनल भी हो सकते हैं जैसे कि मास मीडियम, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न। तो मास मीडिया है उसको बेसिकली इम्पर्सनल मीडिया बोलते हैं, लेकिन आज की डेट में मास मीडिया की बजाय जो इन्फॉर्मेशन है उसका जो फोकस है वो मासिफिकेशन हो रहा है, यानी कि इंडिविजुअली कंपनी कस्टमर के नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग अपने मैसेज में क्या करती है, चेंजेस करती है। तो जो मीडियम के थ्रू मैसेज भेजा जा रहा है ये वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। वर्बल मैसेज रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। तो बेसिकली जो वर्बल मैसेज होते हैं ये प्रोडक्ट्स और सर्विस के लिए स्पेसिफिक होते हैं, उनके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइजेज, इनके बारे में बताया जाता है। डेमोस्ट्रेशन भी प्रोडक्ट का दिया जाता है। और जो नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन होती है वो बेसिकली सिंबॉलिक कम्युनिकेशन होती है, जिसमें मार्केटिंग कंपनीज अपने प्रोडक्ट का कलर कॉम्बिनेशन, लोगो इनका यूज करती है या कोई कार्टून कैरेक्टर का यूज करती है, जिससे कि कस्टमर है उस इंफॉर्मेशन को, उस मैसेज को इजीली क्या कर ले, अंडरस्टैंड कर ले कि इस कंपनी का प्रोडक्ट है। अब नेक्स्ट है कम्युनिकेशन मॉडल में फीडबैक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है, चाहे वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो चाहे वो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन हो। तो अगर रिसीवर से सेंडर को प्रॉम्प्ट फीडबैक मिलेगा तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने मैसेज को चेंज या मॉडिफाई कर सकता है। तो इसी वजह से फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटरपर्सनल सिचुएशन होती है उसमें फीडबैक लेना इजी होता है बजाय इम्पर्सनल कम्युनिकेशन के। उसमें आपको फीडबैक मिलने में क्या मिलती है, थोड़े बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, इशू इन क्रेडिबिलिटी। जो हमें इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है, जिन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है कि रिसीवर है यानी कि कस्टमर है उस मैसेज से इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैसेज है उसका सोर्स क्रेडिबल है या नहीं है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि जो मैसेज है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो क्रेडिबिलिटी ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेज, तो जो इनफॉर्मल सोर्सेज हैं यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमें अपने कलीग्स, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स इनसे मिलती है उसकी क्रेडिबिलिटी हाई होती है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये पर्सन हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो बिल्कुल जेन्युइन या राइट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि इसके पीछे इसका कोई हिडन मोटिव नहीं है। आपके किसी फ्रेंड ने मारुति की गाड़ी परचेज की हुई है और वो मारुति के लिए आपको पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है तो चांसेज होंगे कि आप भी मारुति की गाड़ी परचेज करो, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होगी। क्योंकि आपको लग रहा है कि भैया खुश है तभी बढ़ाई कर रहा है, अगर खुश नहीं होता, सेटिस्फाइड नहीं होता तो बढ़ाई नहीं करता, क्योंकि इस कस्टमर का कोई हिडन मोटिव नहीं है। इसीलिए मार्केटिंग जो कंपनीज हैं वो सोसाइटी में जो ओपिनियन लीडर्स हैं
उनको आइडेंटिफाई करती हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ओपिनियन लीडर्स कन्विंस हो गए तो उनके जो फॉलोअर्स होंगे, ओपिनियन रिसीवर्स या सीकर्स हैं, वो उनके लिए प्रोडक्ट्स को ईजी करना आसान हो जाएगा, परचेज करना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो ओपिनियन लीडर को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो उनके इंफॉर्मेशन को सीरियसली रिसीव करते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाता है, क्रेडिबिलिटी ऑफ फॉर्मल सोर्सेज। फॉर्मल सोर्सेज है जो न्यूट्रल रेटिंग सर्विसेज है, उनकी क्रेडिबिलिटी हाई होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लोबल एनकैप है, उसने किसी पर्टिकुलर कंपनी की गाड़ी को सेफ्टी रेटिंग हाई दी है और दूसरी कंपनी की गाड़ी को सेफ्टी रेटिंग कम दी है, तो ये न्यूट्रल रेटिंग है। जो वहाँ पे क्रैश टेस्ट कराएगा और जो रिजल्ट आएगा वो वही बताएगा, तो उसकी क्रेडिबिलिटी हाई होगी। लेकिन कंपनी खुद अपनी एडवर्टाइजमेंट दे रही है कमर्शियल सोर्सेज के थ्रू, तो उसकी क्रेडिबिलिटी कम होगी, क्योंकि हर कोई जानता है कि कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट में अपने प्रोडक्ट्स की बड़ाई ही करेगी, कोई बुराई तो करने वाली नहीं है। तो जब हमारा सोर्स है उसका इंटेंशन क्लियरली प्रॉफिट मेकिंग है, तो उसका जो सोर्सेज है वो क्रेडिबिलिटी का क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिबिलिटी ऑफ स्पोक्स पर्सन एंड रिटेलर। टाटा का नाम आते ही रतन टाटा की इमेज माइंड में आती है, और जो रतन टाटा है वो इतना फिलेंथ्रोपिक वर्क करते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी हाई है। तो अगर रतन टाटा किसी प्रोजेक्ट को ले रहे हैं तो जो ऑटोमेटिक है उस इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी हाई हो जाएगी, और हम उस प्रोडक्ट्स को या सर्विस को क्या कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। तो जो स्पोक्स पर्सन है उनकी क्रेडिबिलिटी भी डिपेंड करती है। तो पीपल समटाइम्स रिगार्ड्स द स्पोक्स पर्सन हु गिव्स द प्रोडक्ट मैसेज एज द सोर्स ऑफ द मैसेज। इसी तरीके से रिटेलर हैं, रिटेलर की भी क्रेडिबिलिटी इम्पैक्ट करती है प्रोडक्ट्स की सेल पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है वो उस रिटेलर के द्वारा सेल किया जा रहा है जो कि क्वालिटी के लिए जाना जाता है, तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की भी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, हाई होगी, कि हाँ भैया वो रिटेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, इट मीन्स प्रोडक्ट क्या है, अच्छा है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, मैसेज क्रेडिबिलिटी, कि जो मैसेज रिसीवर्स को दिया जा रहा है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी। तो जो कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का कंपटीटर्स के प्रोडक्ट्स के साथ कंपैरिजन करता है, उसकी क्रेडिबिलिटी जो नॉन कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं उनसे सुपीरियर होती है, क्योंकि उसमें कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट में कंपनीज है कस्टमर्स को केवल कंपैरिजन करती हैं, फाइनल डिसीजन वो कस्टमर के ऊपर छोड़ती हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी क्या होती है, हाई होगी। अब नेक्स्ट क्या जाता है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। जैसा सेंडर इंफॉर्मेशन रिसीवर को देना चाहता है, कई बार एज इट इज इंफॉर्मेशन है वो रिसीवर को रिसीव नहीं हो पाती, तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो कम्युनिकेशन था उस कम्युनिकेशन में क्या आ गया, बैरियर आ गया, तो उससे जो मैसेज है उसकी जो एक्यूरेसी है वो क्या होती है, डाउन होती है। तो जो बैरियर है वो साइकोलॉजिकल नॉइस है और सेलेक्टिव परसेप्शन है। साइकोलॉजिकल नॉइस का क्या मतलब है, साइकोलॉजिकल नॉइस इज द फॉर्म ऑफ कंपीटिंग एडवर्टाइजमेंट मैसेज और डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है वो गाड़ी में एफएम रेडियो उसने लगा रखा है, वो किसी कंपनी में मैनेजर है, आज उसे कंपनी में एक प्रेजेंटेशन देना है, तो इवन गाड़ी में गाने भी चल रहे हैं और बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट्स भी आ रही हैं, लेकिन उसका पूरा ध्यान इसी के ऊपर है कि कैसे प्रेजेंटेशन दूंगा, क्या बोलूँगा, तो वो एडवर्टाइजमेंट्स पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो जो भी एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं वो एडवर्टाइजमेंट को रिसीव ही नहीं कर पा रहा है, तो ये कौन सी नॉइज आएगी, साइकोलॉजिकल नॉइज कहलाएगी। नेक्स्ट क्या है, कुछ स्ट्रेटजीज हैं वो मार्केटर्स यूज करते हैं जिससे कि ये जो साइकोलॉजिकल नॉइस है उसको क्या कर सकें, ओवरकम कर सकें। तो सबसे पहला क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी। आज की डेट में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो मार्केटर्स को अलाउ करता है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या वेबसाइट हैं वो विजिट करते हैं और फिर वो उनके उनके इंटरेस्ट का ही डेटा शो करते हैं। जैसे कि कोई कस्टमर है, अगर वो गूगल पर शूज़, स्पोर्ट्स शूज़ सर्च कर रहा है तो वो कोई सी भी वेबसाइट विजिट करेगा तो उस पर उसे बीच बीच में स्पोर्ट्स शूज़ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की क्या आती रहेंगी, एडवर्टाइजमेंट आती रहेंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो मैसेज है, प्रमोशनल मैसेज, उसका पर्सनलाइजेशन कर दिया है। ये बेसिकली नॉन ट्रेडिशनल मीडिया और इसकी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर है। तो हम जो प्रोडक्ट्स सर्च कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट की हमें नीड है, और अगर वही प्रोडक्ट्स हमें बार बार देखने को मिल रहा है तो उसके खरीदने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सेकंड क्या है, कॉपीराइटर्स ऑफन यूज कंस्ट्रक्ट टू ब्रेक थॉट्स द साइकोलॉजिकल नॉइज।
तो कॉन्ट्रास्ट का यूज़ किया जाता है। बेसिकली कॉन्ट्रास्ट क्या होता है कि कलर न्यूज़पेपर है उसमें एकदम से, कलर मैगजीन है उसमें कोई एकदम से ब्लैक एंड वाइट एडवर्टाइजमेंट आई तो उसको अटेंशन देने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो जो कॉन्ट्रास्ट है वो बेसिकली मैसेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। या फिर फॉर एग्जांपल टेलीविज़न में एकदम से ब्लैक एंड वाइट एडवर्टाइजमेंट आ गई तो एकदम से कस्टमर उसको क्या देगा, ध्यान देगा। और नेक्स्ट क्या है कि रिपीटेटेड एक्सपोजर, कि भाई ऐसा नहीं कि एक ही चैनल यूज़ करें, आप है बार बार एक्सपोजर दो कस्टमर को, टेलीविज़न के थ्रू भी दो, न्यूज़पेपर के थ्रू भी दो, प्रिंट मीडिया के थ्रू भी दो, होल्डिंग्स के थ्रू भी दो। तो अगर कस्टमर किसी एक मीडियम के थ्रू इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं कर पाया तो हो सकता है कि वो दूसरे मीडियम के थ्रू इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर ले। और अगर वो एक दिन एडवर्टाइजमेंट नहीं देख पाया तो हो सकता है कि अगले दिन देख ले। तो इसीलिए बार बार जो है उसका क्या होना चाहिए, रिपीटेशन होना चाहिए। इसी वजह से आप देखोगे कई जो मार्केटर्स हैं वो अपने मैसेज को, अपने एडवर्टाइजमेंट को वीडियो गेम्स जहाँ हैं वहाँ प्लेस करेंगे, मूवी थिएटर के पास, एलिवेटर्स पर, सुपरमार्केट में जो फ्लोर्स होंगी, स्टेयर्स होंगी, वहाँ पर पब्लिक रेस्ट रूम में, कि कहीं ना कहीं से उनके प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट का क्या हो जाए, एक्सपोजर हो जाए। तो यही आ जाता है सेलेक्टिव एक्सपोजर। सेलेक्टिव एक्सपोजर का क्या मतलब है कि कस्टमर एक दिन में नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स देखता है तो वो उन्हीं प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट को केयरफुली रीड या वॉच करता है जो कि उनके इंटरेस्ट के होते हैं, और बाकी जो उनकी इंटरेस्ट की नहीं होती या जो उनको रेलिवेंट नहीं लगती उनको वो इग्नोर कर देता है। तो जो आज की डेट में टेक्नोलॉजी है वो कंट्रोल कर सकती है एक्सपोजर टू द मीडिया। तो कंज्यूमर्स कैन कंट्रोल देयर एक्सपोजर टू द मीडिया एंड अवॉइड कमर्शियल वाइल वाचिंग टीवी। तो ये भी एक दिक्कत आती है कि आप टेलीविज़न पे नंबर ऑफ चैनल्स हैं, किसी एक चैनल में कोई ब्रेक आया और एडवर्टाइजमेंट आई तो कस्टमर चैनल चेंज कर लेगा और वो दूसरा चैनल देखने लग जाएगा, तो जितनी भी एडवर्टाइजमेंट उनका एक्सपोजर नहीं हुआ। तो क्या आ गई, नॉइज़ आ गई। इसी तरीके से जो रीडर्स ऑफ न्यूज़पेपर और मैगजीन हैं ऑनलाइन, तो कैन क्रिएट पर्सनलाइज्ड एडिशन ऑफ देयर पब्लिकेशंस, वो वहाँ पर रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। जैसे कोई स्पॉटिफाई के थ्रू गाने सुन रहा है या यूट्यूब म्यूजिक के थ्रू गाने सुन रहा है तो प्रीमियम है परचेज कर लेगा, जहाँ पर एड फ्री सॉन्ग्स आते हैं तो वहाँ पर उसको ऐड देखने को नहीं मिलेंगी। तो इस वजह से जो एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं उस एडवर्टाइजमेंट का प्रॉपर क्या नहीं हो पा रहा, एक्सपोजर नहीं हो पा रहा। तो ये क्या आ गई, नॉइस आ गई। अब नेक्स्ट क्या है, मीडिया एज द चैनल्स फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेज। तो जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो इम्पर्सनल भी होते हैं जैसे कि मास मीडियम, और इंटरपर्सनल भी होते हैं, यानी हम इसे फॉर्मल और इनफॉर्मल भी कह सकते हैं। दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच टेलीफोनिक, मेल या ऑनलाइन अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो इंटरपर्सनल होगा, और एक साथ जो इन्फॉर्मेशन है बहुत सारे लोगों को रिसीव हो रही है तो वो मास मीडिया होगा। तो जो मास मीडिया और न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं, बेसिकली दो मेन टाइप के मीडिया हैं जो कि आज की डेट में मार्केटर्स यूज़ करते हैं। तो जो मास मीडिया है उसमें बेसिकली प्रिंट मीडिया आता है जिसमें न्यूज़पेपर और मैगजीन्स हैं, और ब्रॉडकास्ट आता है जिसमें कि रेडियो और टेलीविज़न है। ये इट इज़ आल्सो इज इम्पर्सनल बिकॉज द सेम मैसेज आर रिसीव्ड बाय ऑल द रिसीवर्स। क्योंकि अगर टेलीविज़न पर कोई सीरियल चल रहा है, कोई मैच आ रहा है और वो मैच 5 करोड़ लोग देख रहे हैं तो वो मैसेज एक साथ 5 करोड़ लोगों के पास जाएगा, तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इम्पर्सनल बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट आएगा टारगेटिंग कंज्यूमर्स थ्रू मास मीडिया और टारगेटिंग कंज्यूमर्स थ्रू न्यू या नॉन ट्रेडिशनल मीडिया। तो जो मास मीडिया है वो ट्रेडिशनल मीडिया है। ट्रेडिशनल मीडिया का मतलब वो मीडिया जो पहले से यूज़ किया जा रहा है, और नॉन ट्रेडिशनल मीडिया का मतलब वो मीडिया जो अभी से ही यूज़ किया जाने लगा है। तो टारगेटिंग कंज्यूमर्स थ्रू मास मीडिया, तो जो मास मीडिया है उसमें बेसिकली न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो और टेलीविज़न, इनके थ्रू कस्टमर्स को क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है। तो जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बेसिकली उनके पास पीआर डिपार्टमेंट होता है। पीआर का मतलब पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है, जो कि मीडिया हाउस वालों के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखते हैं ताकि वो उनकी पॉजिटिव न्यूज़ है वो अपने मीडिया के थ्रू दें, और कोई भी अनफेवरेबल इन्फॉर्मेशन है वो उसको प्रमुखता से ना छापें। तो इसके लिए वो मीडिया हाउस से क्या बना कर रखती हैं, रिलेशंस बनाकर रखती हैं। तो जो मास मीडिया के थ्रू कंज्यूमर्स को टारगेट किया जाता है इसमें बेसिकली मीडिया स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है। मीडिया स्ट्रेटजी का मतलब है कि कौन सा मीडिया यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी होनी
चाहिए। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टारगेटेड ऑडियंस के ऊपर। जैसे कोई कंपनी स्पोर्ट्स गुड्स बनाती है तो वो उस न्यूज़पेपर में जो स्पोर्ट्स वाला पेज है उस पर एडवर्टाइजमेंट देगी तो उसके एक्सपोजर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। या कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैगजीन है उसमें अगर वो एडवर्टाइजमेंट देगी तो उसके चांसेस ज़्यादा है। और पर्टिकुलर वो स्पोर्ट्स मैच अगर चल रहा है उसके बीच में वो एडवर्टाइजमेंट देगी तो उसके एक्सपोजर होने के चांसेस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो कंपनी है वो मास मीडिया में एक से ज़्यादा मीडिया को भी क्या करती है? यूज करती है। तो कंपनी है वो सिंगल मीडिया कैंपेन स्ट्रेटजी यूज़ नहीं करती। कंपनी है वो मल्टी मीडिया कैंपेन स्ट्रेटजी यूज़ करती है जिसमें वो एक से ज़्यादा मीडिया हाउसेज को एट ए टाइम सेलेक्ट कर कर अपना एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन करती है। नेक्स्ट क्या आ जाता है? टारगेटिंग कंज्यूमर्स थ्रू न्यू या नॉन ट्रेडिशनल मीडिया। तो न्यू मीडिया को हम अनमीजर्ड मीडिया भी कहते हैं। ये डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब ये जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। मास मीडिया तो काफ़ी लंबे टाइम से, काफ़ी पुराने समय से वही चला आ रहा है। तो जो मैसेज है वो न्यू मीडिया के थ्रू जो ट्रांसमिटेड होता है एड्रेसेबल होता है, इंटरेक्टिव होता है और इसमें रिस्पॉन्स को मेजर किया जा सकता है। तो एड्रेसेबल का मतलब क्या है कि हम मैसेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। सपोज अलग अलग कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन देनी है तो उनके अकॉर्डिंग मैसेज को कस्टमाइज किया जा सकता है। दूसरा इंटरेक्टिव का क्या मतलब होगा कि ये वन वे नहीं होगा। मास मीडिया बेसिकली वन वे होता है, ये टू वे होता है। रिसीवर और सेंडर के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है। और रिस्पॉन्स मीजरेबल का मतलब क्या है कि हमने जो प्रमोशनल मैसेज दिया तो हम उसका रिस्पॉन्स मेजर कर सकते हैं कि कितने कस्टमर्स ने उस एडवर्टाइजमेंट या मैसेज के बेस पर है आगे प्रोडक्ट को परचेज किया है। तो कौन कौन से नॉन ट्रेडिशनल मीडिया है? आउट ऑफ होम एंड ऑन द गो मीडिया। तो नाम से ही पता है दीज मास मीडिया या दीज नॉन ट्रेडिशनल मीडियाज टारगेट मोबाइल कस्टमर्स। मोबाइल कस्टमर्स का मतलब वो कस्टमर्स जो कि घर के आए बाहर हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं या घूम रहे हैं, तो उनके लिए जो हम इनोवेटिव, कैपिटिवेटिंग और इंटरेक्टिव वे यूज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? आउट ऑफ होम या ऑन द गो मीडिया बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? कैप्टिव एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन। तो ये बेसिकली बड़े बड़े जो होटल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्टोर्स हैं, थिएटर्स हैं या फिर कोई ट्रांजिट व्हीकल जैसे टैक्सी है वहाँ पर प्लेस होते हैं और इनमें एडवर्टाइजमेंट हो रहा होता है। सेकंड क्या होता है? डिजिटल बिलबोर्ड्स एंड डिस्प्लेज। तो ये बेसिकली नॉन ट्रेडिशनल में, जो ट्रेडिशनल में तो फ्लेक्सेज होते थे, ये नॉन ट्रेडिशनल हैं जिसमें बेसिकली डिजिटल बिलबोर्ड्स होते हैं, एलईडी स्क्रीन होती है और वहाँ पर हम कोई भी है अपना मैसेज का प्रोडक्ट के रिगार्डिंग होती है उसका इन्फॉर्मेशन देते हैं। और ये है स्टोर्स, कहीं पर लोकेशन, रोड के सहारे या फिर हाईवे के किनारे लगे होते हैं। और नेक्स्ट क्या? एम्बियंट एडवर्टाइजमेंट विच इंक्लूड्स मैसेज डिलीवर्ड थ्रू प्लेटफॉर्म एंड हैव नॉट बीन यूज्ड बिफोर। कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो आज से पहले यूज नहीं की गई हो उसे हम एम्बियंट एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। जैसे आप देखोगे डिजिटल बिलबोर्ड है, इसमें आप है एलईडी स्क्रीन है जो बिल्डिंग के ऊपर प्लेस है और इसमें आप एनिमेशंस और वीडियो को यूज कर सकते हो। अगर आप देखोगे कि ये जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं ये एडवर्टाइजमेंट बेसिकली क्या है? एम्बियंट एडवर्टाइजमेंट्स हैं। एम्बियंट जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं ये आप देखोगे बिल्कुल इनोवेटिव तरीके की एडवर्टाइजमेंट्स हैं। तो इनके जो अट्रैक्शन है या फिर जो इनका एक्सपोजर है उनके जो चांसेस हैं वो क्या हैं? ज़्यादा होते हैं। अब नेक्स्ट क्या जाता है? ऑनलाइन एंड मोबाइल मीडिया। नाम से ही पता है इस कैटेगरी में जो मोबाइल एडवर्टाइजमेंट्स होती है या जो ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू एडवर्टाइजमेंट होती है। और आज की डेट में हर किसी के पास स्मार्टफोन है तो वो स्मार्टफोन में भी ऐप्स को, इंटरनेट को एक्सेस करता है तो उसके थ्रू भी वो एडवर्टाइजमेंट्स की जा सकते हैं। तो पीडीए, सेल फोन, स्मार्टफोन्स, तो बेसिकली जो ऑनलाइन और मोबाइल मीडिया है ये मार्केटर्स को हेल्प करता है कि वो एड्रेसेबल और कस्टमाइज्ड मैसेज भेज सकें। आप यूट्यूब देखते हो तो यूट्यूब पर आप जिस तरीके का कंटेंट देखते हो उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। क्रोम ब्राउज़र पर आप जो प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो तो उसी के रिगार्डिंग आपको एडवर्टाइजमेंट शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये क्या है? ऑनलाइन एंड मोबाइल मीडिया है। तो इसमें जो आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या? इंटरेक्टिव टीवी या आई टीवी। बेसिकली इंटरेक्टिव टीवी में जो रिसीवर होता है वो सेंडर के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऐड आ रही है तो आपको उस ऐड के बारे में और जानना है तो वहाँ पर आप क्लिक करोगे
तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वो ऐड आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है ट्विटर फेसबुक पर, तो आप उसे शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल टोयोटा की ऐड आ रही है तो आपको ये चेक करना है कि इसका स्टोर कहाँ पर है, तो आप उसको कर सकते हो। नियरेस्ट सर्विस स्टेशन कहाँ पर है तो आप उसको कर सकते हो। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ उस मैसेज को कम्युनिकेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरैक्टिव टीवी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या जाएगा, मीडिया एंड मैसेज कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है समरूपता। तो जैसा मीडिया है उसी के अकॉर्डिंग ही मैसेज की कॉन्ग्रुएंस होनी चाहिए, तभी मैसेज है वो टारगेट कस्टमर्स तक ढंग से रिसीव हो पाएगा। तो क्या आता है इसमें, एड्रेसेबल एडवर्टाइजमेंट। इट इज मोर रिस्पॉन्स मेजरेबल देन स्टैंडर्ड एडवर्टाइजमेंट दैट आर सेंट टू इंडिविजुअल consumers, which include a digital tracking device that enables the sender to monitor response। तो बेसिकली जो वेबसाइट्स पर एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं वो एड्रेसेबल एडवर्टाइजमेंट है। आप विजिट कर रहे हो, आपने कितना ऑर्डर दिया, कितने कस्टमर्स ने साइट को विजिट किया और कितने कस्टमर्स ने ऑर्डर दिया, उसको हम इजीली एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, ब्रांडेड एडवर्टाइजमेंट्स। ब्रांडेड एडवर्टाइजमेंट को बेसिकली प्रोडक्ट प्लेसमेंट भी बोलते हैं। कई बार आप देखते हो कोई रियलिटी शो आ रहा होता है तो उसके बीच बीच में बार बार स्पॉन्सर्स का नाम आता है, या जहाँ पर जजेस बैठे होते हैं तो जो स्पॉन्सर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट्स का सामने डिस्प्ले होता है। बीच बीच में स्पॉन्सर्स की तरफ से कंटेस्टेंट्स को गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाते हैं। इसी तरीके से मूवीज़ के बीच में भी प्रोडक्ट्स का प्लेसमेंट होता है। जैसे ताल मूवी में कोको कोला का प्लेसमेंट था, बॉर्नवीटा का जो प्लेसमेंट है वो क्रिश और कोई मिल गया में था। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांडेड एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। तो ब्रांडेड एंटरटेनमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि अगर टेलीविजन सीरियल या मूवी के बीच में एडवर्टाइजमेंट आ रही है तो कस्टमर चैनल चेंज कर सकता है, लेकिन अगर मूवी में ही प्रोडक्ट का प्लेसमेंट आ रहा है तो वो उसको चेंज नहीं कर सकता। तो उनके एक्सपोजर मिलने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, आपका ब्रांडेड एंटरटेनमेंट कहलाएगा। अब नेक्स्ट है कि जो एडवर्टाइजमेंट्स करती है कंपनी, उन एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू कौन कौन सी अपील्स होती है। तो फर्स्ट क्या है, कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट। नाम से ही पता है कि जब कंपनी मार्केट लीडर है तो वो जो अपना कंपटीटर होती है उस कंपटीटर के साथ अपने प्रोडक्ट्स के एट्रीब्यूट्स का कंपैरिजन करती है और कस्टमर को अपील करती है कि वो इनमें से बेस्ट सेलेक्ट करे। तो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है कार बना रही है तो दूसरी जो ऑटोमेकर है उसके साथ वो अपने उस ब्रांड का कंपैरिजन करेगी। लेंथ क्या है गाड़ी की, हाइट क्या है, विड्थ क्या है, इंटीरियर स्पेशियस में क्या है, एक्सटीरियर का डिज़ाइन क्या है, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या प्राइस है, ये सारे क्या क्या उसके अंदर सनरूफ अवेलेबल है या नहीं है, अलॉय व्हील्स हैं या नहीं है, और उसके बाद कस्टमर्स के ऊपर जजमेंट छोड़ दिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। तो इसमें अपील क्या है कि कस्टमर से अपील की जा रही है कि आप सही को चुने। नेक्स्ट क्या है, फियर। लाइफ इंश्योरेंस क्या आती है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो वो बेसिकली फियर अपील है कि भाई जब तक आप हो जब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं हो तो भी आपका परिवार सिक्योर रहना चाहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, या क्या आप जानते हैं कि हर साल सबसे ज़्यादा डेथ्स हैं वो रोड एक्सीडेंट्स में होती हैं, तो हेलमेट को वियर कीजिए। तो इन एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू बेसिकली फियर है वो दिखाया जाता है। हार्ट इज़ नॉट सेफ विदाउट सफोला। आपको पता है कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है, तो आप अगर सफोला यूज़ करोगे तो हार्ट अटैक आने के चांसेस कम होंगे। तो ये क्या है, फियर अपील है। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमर, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। जैसे कि फ्रूटी है वो अपने एडवर्टाइजमेंट में हमेशा ह्यूमर यूज़ करती है। कैडबरी है, जेम्स आते हैं उसके, वो उसमें हमेशा ह्यूमर को यूज करती है। तो इसका जो रिटेंशन है और इसकी जो अट्रैक्टिवनेस है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बेसिकली जिन प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस कम है और जब प्रोडक्ट फ्रिक्वेंटली परचेज किए जाते हैं वहाँ पर ह्यूमर का ज़्यादा यूज किया जाता है, बजाय उनके जो कि हाई इन्वॉल्वमेंट या हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि हाई प्राइस प्रोडक्ट को कस्टमर केवल ह्यूमर के बेस पे परचेज नहीं करेगा, वो उसका कंपैरिजन करेगा, अच्छे ढंग से इवोल्यूशन करेगा। लेकिन जेम्स है या फिर कोई चॉकलेट है तो वो उसकी ऐड अच्छी लगती है तो वो उसके बेस पर उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। नेक्स्ट क्या आता है, टाइमली एडवर्टाइजिंग। टाइम का भी एडवर्टाइजमेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है।
अगर आप रात को एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो तो उस एडवर्टाइजमेंट के एक्सपोजर होने के चांसेस कम होंगे, और अगर आप प्राइम टाइम पर शाम को 6 बजे से 9-10 बजे के बीच में जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं उनमें एडवर्टाइजमेंट्स दोगे तो उनके एक्सपोजर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसी वजह से जो कंपनी है वो अपनी जो एडवर्टाइजमेंट्स है उसके अलग अलग मीडिया के स्लॉट्स होते हैं, मीडिया भी स्लॉट्स के बेस पे ही एडवर्टाइजमेंट की जो रेट्स है उनको चार्ज करता है। नेक्स्ट क्या है, सेलिब्रिटी। सिंपल सी बात है, एक 30 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट है तो इतने सारे एडवर्टाइजमेंट्स में उसके रिकॉग्निशन के चांसेस कम होंगे, लेकिन अगर उसी 30 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट में सचिन तेंदुलकर है, ऋतिक रोशन है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, कोई सेलिब्रिटी है, तो उसके रिकॉग्निशन के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, जिसे हम सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या जाएगा, फीडबैक डिटरमाइंस द मैसेज इफेक्टिवनेस। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि रिसीवर्स का रिस्पॉन्स मिले। तो जो रिसीवर का रिस्पॉन्स है वो बेसिकली किस फॉर्म में मिलता है, फीडबैक की फॉर्म में मिलता है। तो जो सेंडर है वो चाहता है कि उसे फीडबैक फास्ट मिले और एक्यूरेट मिले। तो फीडबैक के थ्रू जो सेंडर है, जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, वो अपने मैसेज का समझ सकते हैं कि उनका मैसेज है कस्टमर्स को कितने अच्छे तरीके से रिसीव हुआ है। तो कम्युनिकेशन में फीडबैक एक एसेंशियल पार्ट है, चाहे वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो चाहे वो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन हो। लेकिन जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है उसमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है। जैसे कि कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव किसी कस्टमर के पास प्रोडक्ट को सेल करने गया तो हाथों हाथ उसे फीडबैक मिल गया कि कस्टमर इंटरेस्टेड है या नहीं है। आपने टेलीफोन के थ्रू कस्टमर से कॉन्टैक्ट किया, 50 कस्टमर्स को आपने फ़ोन किया तो आपको पता चल गया कितने कस्टमर्स ने रिसीव किया, कितने ने नहीं किया। जितनों ने रिसीव किया उनमें से कितने ने उन्होंने इस प्रोडक्ट का इंटरेस्ट दिखाया और कितनों ने उनका इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन जो मास मीडिया का कम्युनिकेशन है वो रेयरली डायरेक्ट होता है, वो इन्फर्ड किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने रेलवे स्टेशन के बाहर कोई अपना होटल का होल्डिंग लगाया तो आपके पास जो विजिटर्स आ रहे हैं तो ये थोड़ी पता चल रहा है कि रेलवे स्टेशन के बाहर होल्डिंग लगाने से कितने विजिटर्स आए। लेकिन अगर आपके विजिटर्स इंक्रीज हो गए तो आप ये इन्फर्ड कर सकते हो कि हाँ भैया, मैंने रेलवे स्टेशन के सामने अपना जो बिलबोर्ड लगाया था, होल्डिंग लगाया था, उसको देखकर शायद विजिटर्स आ रहे होंगे। किसी कॉलेज ने अपने कॉलेज का एडमिशन ओपन का एडवर्टाइजमेंट दिया तो उसके पास उस दिन फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, विजिटर्स आ रहे हैं, तो उसे ये थोड़ी पता चल रहा है कि कितनों ने उस एडवर्टाइजमेंट को देखा नहीं देखा। लेकिन नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में आज इंक्वायरी ज़्यादा हुई तो वो इन्फर कर सकता है कि हाँ भैया, मैंने एडवर्टाइजमेंट दी थी अलवर भास्कर में या अलवर पत्रिका में, तो उससे मुझे ये इंक्वायरीज मिली हैं। तो जो फीडबैक है वो फीडबैक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फीडबैक से ही आपको पता चलेगा कि आपका जो मैसेज है वो मैसेज वाकई में ही कम्युनिकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था कम्युनिकेशन एंड कंज्यूमर बिहेवियर, ये कंप्लीट होता है। और इसी के साथ ही जो ये आपका लेक्चर था यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 18 ये कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच।